गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आज की। देखो, कोलेनकाइमा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इसका स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा हम टाइप ऑफ कोलेनकाइमा भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है ना। अब हम आज देख रहे हैं फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, स्थूल कोणों तक के कार्य। फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, स्थूल कोणों तक के कार्य। स्थूल कोणों तक के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, हमने कल भी पढ़ा था कि जो कोलेनकाइमा होता है स्थूल कोणों तक होता है, ये पादप अंगों को दृढ़ता देता है। जो पतली तरुण शाखाएं होती हैं उनको दृढ़ता ये देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ के साथ उनको देता है। तो हम इसको लिख लेंगे, ये पतली तरुण शाखाएं शाखाओं को, पुष्पवृंत और पर्णवृंत को व पर्णवृंत को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक और दृढ़ता प्रदान करता है। लचक व दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करता है, हम इसको लिख सकते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड stiffness to thin and soft branches petiole and pedicel, petiole and pedicel, पेटियोल और पेडिसल को भी ये, और इसके अलावा जो पतली तो थिन और सॉफ्ट जो ब्रांचेस होती हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक देता है और दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है ना। जो पतली शाखाएं होती हैं उनको हवा के थपेड़ों से टूटने से बचाता है और पत्तियों की किनारी को, जो लीफ एजेस होती हैं, उसको भी कटने फटने से रोकता है। पत्तियों की किनारों को कटने फटने से रोकता है। ठीक है, पत्तियों के किनारों को कटने फटने से रोकता है, यानी कि सेव द लीफ एजेस, लीफ एजेस जो पत्तियों के किनारे होते हैं उनको भी ये कटने और फटने से रोक देता है। कभी कभी ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती है। कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषण भी करती है।
कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषण भी करती है, समटाइम हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस आल्सो, समटाइम्स इन सम plants photosynthesis also takes place, in cells या इन कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात हम कर रहे हैं। पादप अंगों को लचीला बनाए रखता है, यानी कि जैसे जैसे पादपों की लंबाई बढ़ती है, स्थूलन जो है इनमें डिपोजिशन है वो होता जाता है, तो पादप अंग लचीले बने रहते हैं। Maintain the flexibility of plant organ. Maintain the flexibility of plant organs. प्लांट ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, और कभी कभी ये पैरेनकाइमेटस सेल की तरह, कभी कभी पैरेनकाइमेटस सेल की तरह मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में काम आती हैं। कभी कभी मृदुत की कोशिकाओं की तरह विभज्योतिक होकर द्वितीयक वृद्धि में सहायता करती हैं। द्वितीयक वृद्धि में सहायता करती हैं। समटाइम्स becomes meristematic and helps in secondary growth. एंड हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि जो होती है उसमें सहायता करती हैं। तो ये हो गई बात हमारी स्क्लेरेनकाइमा की, कोलेनकाइमा की, यानी कि स्थूल कोणों तक। तीसरे प्रकार का अब हम जो ऊतक पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी टिश्यूज़ के अंदर, वो है स्क्लेरेनकाइमा।
तीसरे प्रकार का ऊतक जो होता है सिंपल टिश्यूज के अंदर वो है स्क्लेरेनकाइमा। यानी दृढ़ोत्तक, स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक। एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं टिश्यू, तीन तरह के टिश्यूज हमने देखे प्लांट्स के अंदर, तीन तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सीक्रेटरी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जो लगातार डिवाइड होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट हो जाते हैं, डिवाइड नहीं होते, और सीक्रेटरी टिश्यू यानी स्रावी ऊतक जो कि सीक्रेशन करते हैं, जो कि श्रावण में काम आते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गए तीन टाइप के टिश्यू, तीन प्रकार के ऊतक। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यूज, यानी कि परमानेंट टिश्यूज जो है वो स्थायी ऊतक। ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदूतक यानी पैरेनकाइमा, स्थूल कोणोतक यानी कॉलेनकाइमा और तीसरे दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। तो हम स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हैं, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बात आती है स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा में मोटी सेल वॉल, मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं। मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल इनकी थिक होती है, भित्ति जो होती है इनकी मोटी होती है, और इनकी सेल वॉल में लिग्निन या विदाउट लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। सेकेंडरी डिपोजिशन या सेकेंडरी थिकनिंग इनके अंदर होती है। इन सेल वॉल लिग्निन और एनी अदर टाइप ऑफ थिकनिंग और डिपोजिशन और एनी अदर थिकनिंग और डिपोजिशन इज प्रेजेंट। डिपोजिशन इज प्रेजेंट। कोशिका भित्ति में लिग्निन अथवा लिग्निन रहित कोशिका भित्ति में लिग्निन अथवा लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन मिलता है। लिग्निन अथवा लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन इनके अंदर पाया जाता है। ये जो नाम है ये बना है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरोस शब्द से। स्क्लेरेनकाइमा जो नाम है ये बना है किससे? स्क्लेरोस शब्द से। इसका मतलब होता है दृढ़। इसका क्या मतलब होता है? दृढ़। तो दृढ़ यानी जो टफ सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ये जो होती हैं सेल्स विभिन्न आकृति, शेप और साइज की होती हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज की होती हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज। इनकी शेप और साइज जो होती है डिफरेंट होती है, विभिन्न आकृति की होती है।
विभिन्न आकृति की होती हैं, आकृति की होती हैं। ठीक है, आकृति या आकार की ये होती हैं, विभिन्न आकृति आकार की होती हैं। कभी कभी इनमें इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, थिकनिंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, स्थूलन इनमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनकी जो सेल ल्यूमन है वो अवरुद्ध हो जाती है। सेल ल्यूमन इनकी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, और ज़्यादा लिग्निन की वजह से, क्योंकि लिग्निन जो होता है वाटर इम्परमेबल होता है, वो जल के लिए अपारगम्य होता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से इनके अंदर जल नहीं जा सकता, बाहर से जल नहीं सोख सकती, तो ये सेल जो होती हैं डाइड हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इनके अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो मर जाती हैं, और उस अवस्था के अंदर इनमें लिग्निन स्थूलन जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः पाया जाता है। तो हम लिखते हैं विभिन्न आकृति की और आकार की होती हैं। लिग्निन थिकनिंग, ये लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लॉक कर देता है सेल ल्यूमन को, सेल ल्यूमन को ब्लॉक कर देता है। जो इनके कोशिका के अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसको ब्लॉक कर देता है, सारा का सारा स्पेस लिग्निन से भर जाता है। ठीक है, यानी कि स्थूलन कोशिका गुहा को अवरुद्ध कर देता है, कोशिका गुहा को अवरुद्ध कर देता है। क्योंकि लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है, तो ये जल नहीं सोख पाती, इसलिए मृत ऊतक है, मृत ऊतक है, कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी कोशिकाएं मृत होती हैं। डेड टिश्यू सेल्स आर डेड, इस टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल्स होती हैं, वो कैसी होती है, डेड होती हैं। सेल्स आर डेड, मरी हुई होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को दो समूहों में बांटा गया है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर यानी दृढ़ोतकी तंतु, और स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल, अस्थिल या दृढ़ कोशिकाएं। दो भागों में इन कोशिकाओं को बांटा गया है, दो समूहों में। पहली है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, दृढ़ोतकी तंतु। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स दृढ़ोतकी तंतु, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और दूसरी कहलाती हैं स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स। स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स, अस्थिल या दृढ़ कोशिकाएं। अस्थिल या दृढ़ कोशिकाओं में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम फाइबर्स पढ़ लेते हैं। लिख लीजिए आप पहले तो दोनों के नाम प्रॉपरली, फिर हम फाइबर्स पढ़ेंगे।
ये जनरली लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं सामान्यतः। लंबी पतली होती हैं, यानी कि इलोंगेटेड एंड थिन। इलोंगेटेड और थिन सेल्स होती हैं। इनकी जो सेल ल्यूमन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सेल ल्यूमन यानी कोशिका गुहा अवरुद्ध हो चुकी होती है। द्वितीयक स्थूलन इनमें इतना ज़्यादा मिलता है, इनमें स्थूलन जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि कोशिका गुहा बहुत छोटी या कभी कभी लगभग ख़त्म हो जाती है। कोशिका गुहा छोटी या नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? द्वितीयक स्थूलन बहुत ज़्यादा इनमें मिलता है, स्थूलन बहुत ज़्यादा इनमें मिलता है, यानी कि डिपोजिशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू एक्सटेंसिव डिपोजिशन, इसमें लिख लीजिए बहुत अधिक स्थूलन के कारण, बहुत अधिक स्थूलन के कारण कोशिका गुहा छोटी या नगण्य हो जाती है। ड्यू टू एक्सटेंसिव डिपोजिशन cell lumen becomes small or sometimes negligible, becomes small or negligible, becomes small or negligible। Length of cell 1 to 3 mm, लेंथ ऑफ सेल यानी कोशिका की लंबाई, एक से 3 मिलीमीटर तक हो सकती है। जो कोशिका है उसकी लंबाई 1 से 3 मिलीमीटर तक हो सकती है। लेकिन जो व्यावसायिक तंतु होते हैं, जो व्यावसायिक फाइबर्स होते हैं, कमर्शियल फाइबर्स जो होते हैं, उनके अंदर इनकी लेंथ और भी ज़्यादा हो जाती है। कमर्शियल फाइबर जैसे कि जूट, अलसी, ठीक है ना, और बोहरेमिया, इनमें इनकी लंबाई जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जूट जो है, जूट के अंदर इसकी लंबाई कैनबिस सैटाइवा, कैनबिस सैटाइवा के अंदर इसकी लंबाई हो जाती है 0.5 से 5.5 सेंटीमीटर तक। जीरो 0.5 से 5.5 सेंटीमीटर तक। अलसी, लाइनम यूसीटेटिनम, यूसीटेटिसिमिम, लाइनम यूसीटेटिसिमम,
लाइनम यूसीटेसिसिमम, इसके अंदर इसकी लंबाई 0.8 से 6.9 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जीरो 0.8 से 6.9 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाती है। और बहुरेमिया नीविया रेमी में बहुमेरिया नीविया, इसके अंदर इसकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 55 सेंटीमीटर तक इसके फाइबर्स जो है उनकी लंबाई हो जाती है, यानी कि एक सेल की लंबाई इतनी तक हो जाती है। ठीक है ना। रेमी के जो फाइबर हैं वो हायर प्लांट्स में सबसे लंबे सेल्स के रूप में माने जाते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स इन हायर प्लांट्स। लॉन्गेस्ट सेल इन हायर प्लांट्स। उच्च पादपों में सबसे लंबी कोशिकाएं। रेमी के तंतु, रेमी के फाइबर्स, ये फाइबर ही है, हम जो पढ़ रहे हैं वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं, फाइबर्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस दो टाइप की होती हैं, एक फाइबर तंतु और दूसरी जो है अस्टिल या दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन सेल्स। तो हम अभी फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। तो एक सेल बोले या फाइबर बोले बात एक ही है। तो रेमी के जो फाइबर हैं उच्च पादपों में सबसे लंबे कोशिकाएं होती हैं, उच्च पादपों में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं अपन अब इनका उद्गम और वितरण, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उद्गम एवं वितरण, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फाइबर्स होते हैं अधिकतर संवहन ऊतकों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये परिरंभ यानी पेरिसाइकिल में भी इकट्ठे होते हैं। नॉर्मली दे आर फाउंड इन, इसको हम लिख लेते हैं,
तंतु सामान्यतः पादप के रंभ एवं संवहन ऊतकों में पाए जाते हैं। पादप के रंभ एवं संवहन ऊतकों में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पेरिसाइकिल में भी समूह के रूप में होते हैं। लिख लेते हैं, जनरली दे आर फाउंड इन Generally they are found in vascular tissues, इनके अंदर ये होते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स में बहुत से जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, अब हम बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट्स की। एक बीजपत्री पादप, उनमें ये बाह्य वलकुट के रूप में भी उपस्थित होते हैं, एक्सटर्नल कॉर्टेक्स के रूप में भी होते हैं। बाह्य वलकुट यानी एक्सटर्नल कॉर्टेक्स के रूप में भी ये उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा बंडल शीथ यानी संवहन आच्छद के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बंडल शीथ संवहन आच्छद में भी ये उपस्थित होते हैं। बंडल शीथ या संवहन आच्छद में भी ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। अब इसके टाइप्स जो हैं और इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये पाए जाते हैं, इनका ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन, उद्गम एवं वितरण, ये सामान्यतः पादप के रंभ और संवहन ऊतक के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जनरली दे आर फॉर्म्ड इन वास्कुलर टिश्यूज। बंडल शीथ और संवहन आच्छद के अंदर भी ये पाए जाते हैं, और मोनोकॉट प्लांट के एक्सटर्नल कॉर्टेक्स बाह्य वलकुट के अंदर भी ये उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।